कर्नल दुबे के सामने ब्लूप्रिंट नक्शा फैला हुआ था और कैप्टन ताराचंद उसे मुख्तलिफ जगह झंडियों के निशानात लगाकर अपने हमले और वापसी के रास्तों की निशानदही कर रहा था। कर्नल दुबे ने सिगरेट का गहरा कश लेकर उसके धुएं के मरगूले कैप्टन ताराचंद के मुंह के सामने बखेरते हुए कहा, कैप्टन, एक बात याद रखना, ये बड़े खतरनाक लोग हैं, पाकिस्तानियों के तरबियत याफ्ता हैं। जितनी आसानी से तुम इन पर काबू पाने की सोच रहे हो, उतनी जल्दी वो काबू में आने वाले नहीं। तुम मुझे बहुत पुरएतमाद दिखाई दे रहे हो, लेकिन मेरा तजुर्बा उनसे निपटने का तुमसे ज्यादा है। बहुत होशियार रहना, किसी भी मरहले पर घात को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इस मर्तबा नाकामी नहीं होनी चाहिए। हमला करने जाओ तो बाहिफाजत वापसी को नजरअंदाज न करना। तुम मेरी बात समझ गए हो ना? कैप्टन ताराचंद यही समझा था कि कर्नल दरअसल उसकी साबिका मुहिम को भूला नहीं, जिसमें उन्होंने तवक्को के मुताबिक नताइज अखज नहीं किए थे, और अभी तक उसे इस बात का यकीन नहीं आ रहा था कि वो कामयाब रहेंगे। वो भी अगर कर्नल की जगह होता तो यही सोचता। उसने सोचते हुए गर्दन हिला दी और तन कर खड़ा हो गया। उसने बड़े पुरएतमाद लहजे में कहा, सर, इस मर्तबा नतीजा मुख्तलिफ होगा। ताराचंद ने ये बात यूं ही नहीं कही थी। वो भी भारतीय फौज की मायानाज कमांडो बटालियन का कैप्टन था। आज तक उसे भी किसी मुहिम में इस बुरी तरह नाकामी का मुंह नहीं देखना पड़ा था। उसने मिजो और नागालैंड में दहशतगर्दों के खिलाफ दर्जनों ऑपरेशन किए थे, लेकिन कश्मीरी मुजाहिदीन की तरफ से अचानक जिस मज़ाहमत का सामना करना पड़ा था, उसका तो उसने कभी तसव्वुर भी नहीं किया था। इस तरह अचानक आर्मी के छापा मारने पर तो बड़े बड़े दुम दबाकर भाग जाया करते थे, जबकि यहाँ गंगा उल्टी ही बह रही थी। एक बात जो ताराचंद ने बतौर खास नोट की थी, वो उन पर अकब से और अचानक हमला था, जिसका मतलब ये था कि मुजाहिदीन की ताज़ा खेप उस इलाके में आ चुकी है और उन लोगों के हाइड आउट भी नजदीकी जंगल में कहीं थे। मुजाहिदीन के खिलाफ ऑपरेशन का खतरा वो अभी मोल नहीं ले सकते थे। उन्हें अभी अपने लिए ताज़ा कुमक का इंतजार था। यहाँ हालात कतई मुख्तलिफ थे। मकामी आबादी को मुजाहिदीन की मुकम्मल मदद हासिल थी और वो भी उनका एक हिस्सा ही शुमार होते थे। ताराचंद जानता था कि मकबूजा कश्मीर में गनी जैसे गद्दार उंगलियों पर गिने जा सकते हैं। वो शमशेर नगर के किसी बच्चे के जिस्म से अगर बोटी बोटी भी अलग कर देता तो भी वो मुख्तार या किसी भी मुजाहिद से मुताल्लिक उसे कोई काम की बात न बताता। उसका जहन बड़ी तेजी से सोच रहा था। उसे ये मल्टीपर्पज ऑपरेशन करना था। जहां उन्होंने शमशेर नगर पर अचानक रेड करके ज़ैनब को अगवा करना था, वहीं दूसरी तरफ मुजाहिदीन के मुमकिना हमले का तदारुक और फिर उनकी सरकूबी भी उसका मिशन था। कर्नल दुबे को सैल्यूट करके जब वो अपनी जीप की तरफ लौट रहा था तो उसका जहन बैक वक्त कई बातें सोच रहा था। इस मर्तबा उसने बड़ी राजदारी का एहतमाम किया था। हमले के लिए सीआरपी और ब्लैक कैट्स के 30 जवानों को तैयार करने के बाद उसने 2 ट्रकों और एक जीप में सारा मंसूबा समझाकर अपने एक लेफ्टिनेंट कुमार की कमान में शमशेर की तरफ रवाना कर दिया। इस ग्रुप की रवानगी के करीबन 15-20 मिनट के बाद उसने भारतीय फौज के मायानाज 50 कमांडोज को अपने हमरा लिया और पैदल चल दिया। यहाँ से शमशेर नगर का पैदल फासला करीबन 1 घंटे का था। उन लोगों को उसने जंगी तरबियत के मुताबिक 3-3, 4-4 की टोलियों में पहाड़ी सिलसिले में फैलाकर एडवांस शुरू कर दिया था। कैप्टन ताराचंद ने कच्ची गोलियां नहीं खेली थी। उसने उस इलाके में मौजूद मुजाहिदीन को नजरअंदाज नहीं किया था। वो जानता था कि मुजाहिदीन भी इर्द गिर्द मौजूद हैं और वो जरूर अपने निहत्ते शहरियों की मदद को आएंगे। गो के गनी ने उसे यकीन दिलाया था कि मैदान बिल्कुल साफ है, लेकिन वो गुज़श्ता तल्ख तजुर्बे के बाद अब कम से कम गनी पर एतबार करने के लिए तैयार नहीं था। लेफ्टिनेंट कुमार की जीप से शक्तिमान यानी बख्तरबंद ट्रक बिल्कुल चिपक कर चल रहा था। उसने खुद कुर्बानी का बकरा बनने की बजाय अपने सूबेदार को जीप में बिठा दिया था और खुद शक्तिमान में अपनी दानिश्त में बड़ा महफूज बैठा था। ट्रकों की छतों पर मुस्तैद जवानों ने अपनी उंगलियां मशीन गनों के ट्रिगर पर रखी हुई थी और वो एक लम्हे के नोटिस पर यहाँ कयामत बर्पा कर सकते थे। रात ढल चुकी थी। सुबह काजिब की रोशनियां पहाड़ों पर कपकपा रही थीं। जब वो लोग अपनी मंजिल की तरफ रवाना हुए, हैरत अंगेज तौर पर आज धुंध के बादल वक्त से पहले ही छट गए थे और मतला भी कदरे साफ दिखाई दे रहा था। उसके बावजूद उन्होंने अपनी हेडलाइट्स जला रखी थी। उसके पहलू में मौजूद सिग्नल्स का हवालदार अपनी सीट पर ताक़ुब में कैप्टन ताराचंद की कमान में पैदल आने वाले दस्ते को लम्हे लम्हे की खबर दे रहा था। कैप्टन ताराचंद को आखिरी इत्तला यही मिली थी कि वो लोग अब शमशेर नगर के बिल्कुल नजदीक पहुंच गए हैं, जहां से गांव साफ दिखाई दे रहा था। और लेफ्टिनेंट कुमार ने उसे साफ बताया था कि वो लोग गांव में उसके मंसूबे के मुताबिक फैलकर पैदल दाखिल होंगे। उन्होंने ट्रकों और जीप की हिफाजत के लिए 6 जवानों को वहां छोड़ने का फैसला किया था। यहाँ तक मिलने वाली रिपोर्ट्स ने कैप्टन ताराचंद को बड़ा खुश कर दिया था और वो ये सोचने लगा था कि वाकई इस मर्तबा गनी ने सही नमक हरामी की है और जो रास्ता उन्हें बताया है उस पर कोई खतरा नहीं है। अचानक ही जोरदार धमाके से पहाड़ी सिलसिला लरज उठा। कैप्टन ताराचंद ने लेफ्टिनेंट कुमार की आखिरी चीख नुमा आवाज सुनी, ट्रैप।
और उसका वो हाथ जिसमें साथ चलने वाले जवान के कंधे पर रखे वायरलेस सेट का रिसीवर उसने पकड़ रखा था कांप कर रह गया। 3-4 धमाकों की आवाजें एक के बाद दीगरे सुनाई दी, जिसके साथ ही वायरलेस सेट पर खामोशी छा गई। उसके मुंह से निकला, ओ माय गॉड। रिसीवर उसने सिग्नल्स को लौटा दिया था। उसने फौरन हिदायत दी, हेडक्वार्टर में लाओ। दूसरे ही लम्हे हेडक्वार्टर लाइन पर था। सिग्नल्स ने रिसीवर उसे थमा दिया। उसने बड़ी ऊंची आवाज में चिल्लाते हुए कहा, हालांकि उसकी जरूरत नहीं थी, फौरन गनशिप हेलीकॉप्टर भेजो, हमारे जवान ट्रैप में फंस गए हैं, फौरन SOS। दूसरी तरफ से जवाब मिला, कैप्टन ये मुमकिन नहीं, अभी 1 घंटे तक हेलीकॉप्टर उड़ाने का खतरा मोल नहीं लिया जा सकता। हमारे चारों तरफ धुंध फैली है, हमारे लिए तो हेडक्वार्टर से बाहर मूव करना भी मुमकिन नहीं। उसके मुंह से निकला, ओ भगवान, ये लोग तो मारे जाएंगे। ओके, सूबेदार राम प्रसाद को बुलाओ, हरी अप, जल्दी। उसने अपने साथ लगे नायब को हिदायत दी। दूसरे ही लम्हे सूबेदार उसके सामने था। यस सर। उसने एड़ियां बजाई। उसने सूबेदार को हुक्म दिया, राम प्रसाद, 15 जवानों को लेकर फौरन निकलो और लेफ्टिनेंट कुमार की मदद करो, हरी अप, मैं तुम्हारे पीछे से कवर फायर दूंगा। सूबेदार ने फौजी अंदाज में जोर से चिल्लाते हुए कहा, ओके सर, और फौरन 10 जवानों के हमरा तेजी से उनसे आगे निकल गया। कैप्टन ताराचंद ने बाकी कमांडोज को अपने बाएं इस तरह फैला दिया था कि अगर उन पर अचानक हमला भी हो तो वही मारे जाएं और वो खुद महफूज रहे। सूबेदार राम प्रसाद को वहां से निकले अभी 10 मिनट भी नहीं हुए थे जब उन्हें फायरिंग की आवाज सुनाई देने लगी। कैप्टन ताराचंद को अंदाजा हो गया कि उसका वास्ता किसी आम दहशतगर्दों से नहीं बल्कि बड़े मंझे हुए कमांडोज से पड़ा है। मुजाहिदीन का जो कोई भी लीडर था बड़ा होशियार था। उसने हमलावर ग्रुप के ताकुब में आने वाली कुमक को नजरअंदाज नहीं किया था और लेफ्टिनेंट कुमार और उसके साथियों को एडवांस कॉलम ट्रीट देने के लिए उनकी घात में बैठा था। उसने बड़बड़ाते हुए अपने दुश्मन को दाद दी, वेल डन बॉय। भारतीय कमांडोज को इस नौयत की मजाहमत का सामना इससे पहले कभी नहीं हुआ था। सूबेदार राम प्रसाद के 3 साथी एक बारूदी सुरंग का निशाना बन चुके थे। 2 ने तो मौके पर ही दम तोड़ दिया था, जबकि तीसरा भी थोड़ी देर में अपनी जान गंवा बैठा था। उसने वॉकी टॉकी पर घबराहट में ये रिपोर्ट कैप्टन ताराचंद को दी थी। ताराचंद हैरान रह गया। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि इतनी जल्दी उन लोगों ने बारूदी सुरंगें भी रास्ते में बिछा दी हैं। यकीनन लेफ्टिनेंट राजकुमार का कॉलम भी ऐसे ही किसी ट्रैप में फंसा होगा। उसके बाद अब एडवांस करना मुमकिन नहीं रहा था। ये तो सरीहन खुदकुशी होती। महज कर्नल दुबे को खुश करने के लिए वो अपने कमांडोज को अंधे गार में नहीं धकेल सकता था। ताराचंद को परेशानी ये लगी थी कि उन लोगों को किस तरह इल्म हो कि सुबह वो गांव पर हमला करेंगे, क्योंकि ये इत्तला बहुत खुफिया थी। राजदारी का इतना एहतमाम किया गया था कि हमलावर फौज को भी ऐन आखिरी लम्हात में ब्रीफिंग दी गई थी। उसके जहन में फौरन एक शुबे ने सर उभारा, कहीं गनी ने डबल क्रॉस तो नहीं किया। यकीनन वही इस तबाही का जिम्मेदार होगा। यकीनन उसने भारतीय कमांडोज का ये हशर करवाया है, लेकिन गनी की मजाल कैसे हुई? ओ भगवान, कहीं वो मुजाहिदीन के काबू तो नहीं आ गया? फिर खुद ही उसने सोचा और अपनी गर्दन हिलाने लगा। इस बात का इल्म तो कैप्टन ताराचंद को भी था कि रॉ की तरह मुजाहिदीन ने भी अपने वसाइल की हद तक जासूसी का जाल फैला रखा है, और जब उन्हें किसी कश्मीरी मुसलमान के टाउट होने की इत्तला मिलती है तो वो एक लम्हे की ताखीर किए बगैर, किसी खतरे को खातिर में लाए बगैर उसका काम तमाम कर देते हैं। यही वजह थी कि गुज़श्ता 6-7 माह से उन्हें टाउटों के हुसूल में बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा था। मकामी हिंदू आबादी तो जहाद आज़ादी के आगाज ही में खौफजदा होकर भाग गई थी। हालांकि मुजाहिदीन की तरफ से उन पर कोई दबाव नहीं था, जिसका सबूत वो गैर मुस्लिम थे जो वादी में मौजूद थे और जिनके जानो माल की हिफाजत मुजाहिदीन खुद करते थे। किसी को उनकी तरफ मैली आंख से देखने की हिम्मत नहीं पड़ती थी। यही वजह थी कि जब भी उन्होंने किसी ऐसी हिंदू या सिख फैमिली से मदद की दरखास्त की तो उन्हें कोरा जवाब ही मिला था। दबाव डालने पर उन लोगों ने मुजाहिदीन के साथ दगाबाजी करने की बजाय वहां से हिजरत कर जाना ज्यादा मुनासिब समझा था। इक्का दुक्का ऐसी मिसालें अगर मिलती भी थी तो वो कोई खास अहमियत नहीं रखती थी। भारतीय इंटेलिजेंस रॉ ने गुज़श्ता 6-7 माह से सख्ती से फैसला कर लिया था कि वो किसी हिंदू या सिख की बजाय सिर्फ मुसलमान टाउटों पर ही एतमाद करेंगे, क्योंकि गैर मुस्लिम उनके लिए हमेशा सिक्योरिटी रिस्क बने रहते। यूं भी रॉ के दबाव के बाद वादी से हिजरत करके दिल्ली जाने वाले कुछ कुंभों ने जब वहां के प्रेस को हकीकत हाल से आगाह किया और बताया कि वो मुजाहिदीन के खौफ से नहीं बल्कि अपनों की कारस्तानियों से हिजरत करने पर मजबूर हुए हैं, तो रॉ को खासी बदनामी का सामना करना पड़ा। इस मसले को लेकर भारतीय विधानसभा में भी खासी लेदे हुई थी। गनी उनके लिए 1 साल से काम कर रहा था और उसने रेस्ट हाउस की बड़ी अहम खिदमात अंजाम दी थी। उसकी समाजी हैसियत भी ऐसी नहीं थी कि उस पर शक किया जा सकता। न ही मकामी आबादी में उन्हें कोई ऐसा चालाक शख्स दिखाई देता जो इस लाइन पर सोचता, ये कौन कमबख्त यहाँ आ गया है जिसने। उसने बेस कैंप के नौवारिद को मोटी सी गाली दी और अपने सिग्नल्स को हेडक्वार्टर में लाने के लिए कहा।
हेड क्वार्टर से राब्ता होने पर उसने सारी सूरत हाल समझाई और शमशेर नगर की शुमाली जानिब वहां से 3-4 किलोमीटर के फासले पर वाक़ छावनी से मदद की दरखास्त की। बसूरत दीगर बहुत नुकसान का अंदेशा था। हेड क्वार्टर के लिए अपने जवानों की जानों के ज़िया को शायद इतनी अहमियत हासिल नहीं थी जितनी भारतीय कमांडोज की साख को थी। अगर इस हमले में भारतीय कमांडोज की ज्यादा तादाद मारी जाती तो उनके मोराल गिरने का खदशा था। आम फौज में पहले ही बददिली फैली हुई थी और मुजाहिदीन के खिलाफ रूब अमल होने के अहकामात सुनते ही उनके हाथ पांव फूलने लगते। अगर स्पेशल सर्विसेज ग्रुप के साथ भी यही तारीख दोहराई गई तो सूरत हाल बहुत खतरनाक हो सकती है। हेडक्वार्टर ने फौरन ही ये अहम पैगाम ब्रिगेडियर सूद तक पहुंचाया था, जो उस इलाके का एरिया कमांडर भी था। ब्रिगेडियर सूद ने सूरत हाल की संगीनी का अंदाजा होते ही उसका सख्त नोटिस लिया था और कैप्टन ताराचंद से 2 हाथ आगे निकल गया। उसने कैप्टन ताराचंद के पैगाम का गुस्सा अपने मातहतों पर उतारते हुए उन्हें अगले अहकामात से आगाह कर दिया। शमशेर नगर के पहाड़ी सिलसिले के इर्द गिर्द मौजूद तमाम यूनिट्स को रेड अलर्ट कर दो। पहाड़ों के ऊपर वाली पोस्टों से कम 1 घंटा लगातार पहाड़ी सिलसिले में तमाम मुश्तबा जगहों पर गोलाबारी करवाओ, जिसके बाद चारों तरफ से उस एरिया पर रेड किया जाए। इर्द गिर्द 5-5 किलोमीटर तक का इलाका सील कर दो। खबरदार अगर एक भी घुसपैठिया बच कर निकला। पहाड़ी रास्तों की ट्रांसपोर्ट को सख्ती से चेक करो। कोई गाड़ी चेक किए बगैर उस एरिया से नहीं निकलनी चाहिए। नाउ गेट लॉस्ट। ब्रिगेडियर सूद की तरफ से कैप्टन ताराचंद को बड़े पैमाने पर होने वाली कार्रवाई की तफसीलात से आगाह कर दिया गया था। कैप्टन ताराचंद ने सुख का सांस लिया। अब कम से कम वो अपना गुस्सा तो उतार सकता था। थोड़ी देर बाद शमशेर नगर का पहाड़ी सिलसिला भारतीय मीडियम तोपों के गोलों की गड़गड़ाहट से लरजने लगा। उन गोलों के जोरदार धमाकों से सारी वादी लरजने लगी थी। यूं दिखाई दे रहा था जैसे यहाँ कयामत बर्पा हो गई है। बैटरी कमांडर ने शायद पहले से इस इलाके के चप्पे चप्पे को मार्क किया हुआ था। उन लोगों ने 1 घंटा तक यहाँ कारपेट फायरिंग करवानी थी, जिससे घने जंगल में जाबजा आग भड़क उठी थी और कई दरख्त जड़ों से उखड़ कर गिर पड़े थे। 1 घंटे की अंधाधुंध और वहशियाना गोलाबारी के बाद जब भारतीय फौज को इस बात का यकीन हो गया कि अब वहां कोई जी नफ्स जिंदा नहीं बचा होगा, तो अचानक फजा फौजी हेलीकॉप्टरों के शोर से गूंजने लगी। बैक वक्त मुख्तलिफ समतों से 6-7 हेलीकॉप्टर उस इलाके का चक्कर लगाने लगे। उसके साथ ही हजारों की तादाद में पैदल फौजियों ने शमशेर नगर के पहाड़ी सिलसिले की तरफ यलगार शुरू कर दी। ज़ैनब पहाड़ी के एक तंग दर्रे में छुपी आने वाले वक्त के तसव्वुर से लर्ज़ां थी। वो जानती थी कि उसके बाप की तरह अब उसकी अपनी माँ से भी जिंदगी में कभी मुलाकात नहीं होगी। एक बेटी होने के नाते उसका दिल फट रहा था। शिद्दत गम से उसके अंदर आरे चल रहे थे। आंसू जैसे उसकी आंखों से मुसलसल बहने के बाद उसके गालों पर मुंजमद हो चुके थे और वो एक बड़े पत्थर से टेक लगाए खुद को हालात के रहमो करम पर छोड़कर निठाल सी बैठी थी, जब अचानक उसे एक जानलेवा एहसास ने घेर लिया। उसे याद आ गया कि वो कमांडर मुख्तार की बहन है और इस बात की भी बखूबी समझ आ गई कि भारतीय फौज ने उसके गांव पर हमला क्यों किया था। यकीनन उन लोगों को उसके भाई की आमद का इल्म किसी गद्दार के जरिए हो गया होगा। उसने सोचा, खुदा जाने मुख्तार बच गया या इससे आगे उसकी सोचें मुंजमद हो गईं। इस दुनिया में अब उसका सिर्फ एक भाई मुख्तार ही जिंदा रह गया था। बाकी सारा खानदान तो तहरीक आजादी की नजर हो चुका था। ज़ैनब को याद आ गया कि जिस रोज इस तरह अलग सुबह भारतीय फौज ने सारे गांव को घेरे में लेकर उसके बूढ़े बाप को गिरफ्तार किया, तो वो घर में तहज्जुद की अदायगी के बाद मस्जिद की तरफ जाने की तैयारियां कर रहा था। बेटी घबरा नहीं, अपनी माँ का ख्याल रखना। मैं तो अल्लाह के हुजूर ही हाजिरी देने जा रहा हूँ। मालूम होता है अल्लाह ताला ने मुझे हमेशा के लिए अपने पास बुलाने का फैसला कर लिया है। अगर जिंदगी में कभी मुख्तार से मुलाकात हो जाए तो उसे ये जरूर बताना कि मैंने आखिरी लम्हात में बुज़दिली का मुजाहरा नहीं किया था और एक मुजाहिद के बाप की तरह अल्लाह के हर फैसले पर लब्बैक कहा। मुमकिन हो तो मेरी लाश को गांव के कब्रिस्तान में दफन करना और जब मेरे बेटे का मिशन पूरा हो जाए तो उसे कहना मेरी कब्र के सरहाने बुलंद आवाज से मुझे कश्मीर आजाद होने की खुशखबरी सुनाए। बेटी दुश्मन नजदीक आ रहा है, वक्त कम है। मैं मकान के बाहर निकल कर सरेंडर कर रहा हूँ। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से खामखा इस गांव के किसी बेगुनाह की जान जाए। दमे रुखसत मुझे तुमसे सिर्फ यही कहना है कि अपने इरादे से मुतजलजल ना होना। अल्लाह ताला की तरफ से इस एजाज पर हमेशा फख्र करना कि तुम सोपूर के सबसे बड़े मुजाहिद मुख्तार की बहन हो। बेटा किसी मरहले पर बुज़दिली का मुजाहरा न करना। अगर तुमने या तुम्हारी माँ ने बुज़दिली दिखाई तो दुश्मन को खुश होने का मौका मिल जाएगा। मैंने तुम सबको अल्लाह ताला की हिफाजत में सौंपा। अल्लाह ताला तुम्हारा हामी व नासिर हो। फी अमानिल्लाह। इतना कहकर बूढ़े शेर जमान ने आखिरी मर्तबा अपनी बेटी के माथे पर बोसा दिया और बड़ी मजबूती से कदम रखता अपने मकान की दहलीज उबूर कर गया। बुज़दिलो बेगैरतो, फायरिंग बंद कर दो। मैं गिरफ्तारी दे रहा हूँ। मेरे बेटे का इंतकाम इस गांव के निहत्ते और मकहूर बाशिंदों से क्यों लेते हो? हिम्मत है तो मुझे गोली मारो।
आओ डरो नहीं भेड़ियों, मेरे पास कोई हथियार नहीं। उसकी आवाज में जैसे रात कड़क रही थी। ब्लैक कैट्स के एक ग्रुप ने उसकी तरफ अपनी गन्ने तान ली और इस तरह सहमे हुए उसकी तरफ बढ़े जैसे अभी बम की तरह फटकर उनकी धज्जियां बखेर देगा। गांव में बने लकड़ी के मकानात की खिड़कियों से सारे गांव ने वो ईमान अफरोज मंजर देखा जब बूढ़े शेर जमान को भारतीय कमांडोज बंदूकों के बट मारते गांव से बाहर ले जा रहे थे और वो अपने बदन पर लगने वाली हर ज़रब के साथ अल्लाह अकबर और आजादी के नारे बुलंद कर रहा था। खुदा जाने उसके बूढ़े और कमजोर वजूद में कौन सी तवानाइयां समा गई थी कि जब वो नारा बुलंद करता तो गांव की सारी फजा दहल कर रह जाती। एक लर्जा था जो चारों तरफ तारी था। जब तक उसकी आवाज कानों में आती रही सारा गांव सहमा सिमटा उस मंजर का रोना रोता रहा। जब उसकी आवाज आनी बंद हो गई और फौजी उसे अपने ट्रक में बिठाकर ले गए तो अचानक जैसे किसी ने सारे गांव को काले अलम से बांध दिया। एक पुरस्कार सन्नाटा चारों तरफ दराया था। फिर अचानक ही उस सन्नाटे का सीना चीरती गांव की मस्जिद के लाउडस्पीकर से एक आवाज बुलंद हुई, नाराए तकबीर, अल्लाह अकबर। सारा गांव यकजबान होकर खुदा की वहदानियत करने लगा। उसके साथ ही जैसे एक बर्क सी चारों तरफ लहरा गई। मकबूजा कश्मीर के उस गांव की औरतें और बच्चे अपने घरों से बाहर आकर गला फाड़ फाड़ कर अपना अज़म गासिबों तक पहुंचा रहे थे। हम मर कर लेंगे आजादी, हम छीन के लेंगे आजादी, हम सारे मांगे आजादी। कानों के पर्दे फाड़ती अचानक एक मासूम बच्चे की आवाज उन तमाम आवाजों पर गालिब आने लगी। पाकिस्तान से रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। सारा गांव यकजबान था। शमशेर नगर के मकानों से बुलंद होती ये पुकार नीलम के पानियों पर सफर करती कश्मीर की आजाद फजाओं में भी पहुंच रही थी। जहां मसलहत थी, मजबूरियां थी, रियाकारियां थी, मुनाफिकतें थी। जहां बड़े तुंदो तेज बयानात थे, बड़े बड़े बुलंदो बांग दावे थे, लेकिन अमल नहीं था। एक तरफ वो मजबूर मकहूर और मजलूम थे जो गुलामी की जंजीरों में जकड़े ला इलाहा इल्लल्लाह के रिश्ते को अपना सब कुछ जानकर अपनी जानें हार रहे थे। दूसरी तरफ आजाद हुक्मरान थे जो वादी से उठती इन सदाओं से सहम कर खौफजदा होकर अपने ऐवानों में सिमट रहे थे। ये खौफ उनकी जान को आ गया था कि अगर इन गुलामों ने वाकई अपनी जंजीरें काट दी, अगर ये वाकई आजाद हो गए तो उनकी मुनाफिकतों के महल मसमार हो जाएंगे, उनके झूठे भरम टूट जाएंगे, उनकी सरदारियां खत्म हो जाएंगी। उनकी मजबूरी ये थी कि अपना खौफ अपनी जबानों पर नहीं ला सकते थे। इस तरह रुसवाई उनका मुकद्दर बन जाती। सो वो महलाती साजिशों के महास पर डट गए। बज़ाहिर उन्होंने मजलूमों की हालत जार पर वावेला किया, लेकिन बड़ी दिलजमई से उस मिशन पर गामजन रहे कि कम से कम इन जिंदगियों से ये गुलाम आजाद न हो सकें ताकि उन्हें कोई रोज़े बद न देखना पड़े। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।